हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 50 क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द कोल्ड वेदर हैज़ रियली डैश हर हेल्थ। तो जो ठंडा मौसम है उसने वास्तव में डैश किया है उसके स्वास्थ्य को। चार ऑप्शन दिए हैं, इफेक्टेड, अफेक्टेड, अफेक्ट और इफेक्ट्स। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर दो वर्ड्स का यूज़ किया हुआ है, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स डिफरेंट टेंस में उसको यूज़ किया है। वो दो वर्ड्स क्या हैं? इफेक्ट और अफेक्ट। सबसे पहले इन दोनों को जान लेते हैं। देखिए, अगर हम इफेक्ट की बात करते हैं तो वो एक नाउन है और जिसका अर्थ होता है प्रभाव। और वहीं अगर हम अफेक्ट की बात करते हैं तो वो एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है प्रभाव डालना। तो वापस से आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन में हैज़ के साथ में फिर एडवर्ब है और उसके बाद में कोई वर्ब होनी चाहिए। तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पर इफेक्ट का यूज़ होना चाहिए या अफेक्ट का यूज़ होना चाहिए। आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो इफ़ेक्ट होता है, द इफ़ेक्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का प्रभाव होता है, और प्रभाव डालना की सेंस में हम लोग यूज़ करेंगे अफेक्ट का। तो यहाँ पर यूज़ होना चाहिए अफेक्ट का। और हमने पढ़ा है कि हैज़ के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। अफेक्ट की थर्ड फॉर्म है अफेक्टेड, जो कि है ऑप्शन सेकंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन बी, द कोल्ड वेदर हैज़ रियली अफेक्टेड हर हेल्थ। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब ऑब्लिक इडियम। आपको एक इडियम दिया हुआ है, उसका करेक्ट मीनिंग बताना है। इडियम है जंप ऑन द बैंड वैगन। चार ऑप्शन दिए हैं, टू गेट आउट ऑफ डिफ़िकल्टी, मुश्किल से बाहर निकलना या फिर किसी समस्या से बाहर निकलना। टू जज बाय अपीयरेंस, कि कोई कैसा दिख रहा है उसके हाव भाव के हिसाब से उसको जज करना। टू जॉइन अ पॉपुलर ट्रेंड, कोई ट्रेंड चल रहा है उसको ज्वाइन करना। या फिर टू गेट इनटू ट्रबल, मुसीबत में पड़ना। इन चारों में से आपको बताना है कि इसका सही ऑप्शन, सही आंसर कौन सा होगा। सबसे पहले जंप ऑन द बैंड वैगन का मीनिंग देख लेते हैं, जो कि होता है जॉइन अदर्स, दूसरों के साथ शामिल होना। इन डूइंग समथिंग, किसी ऐसी चीज़ को करने में जो कि हो फैशनेबल, जो फैशन में हो। जो फैशन में होगी चीज़ वही ट्रेंड में होगी। तो किसी ट्रेंडिंग चीज़ को करने में दूसरों के साथ शामिल हो जाना होता है जंप ऑन द बैंड वैगन। अब वापस से आते हैं चारों ऑप्शंस की तरफ। तो आप खुद सोचिए कि इन चारों में से कौन सा वाला ऑप्शन सही रहने वाला है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, चारों में एक ही वर्ड है सैक्रिलीजियस, जिसको कि आपको बताना है कि किस वाले ऑप्शन में इसकी सही स्पेलिंग है। आइए सबसे पहले इसकी स्पेलिंग और इसका मतलब देख लेते हैं। सैक्रिलीजियस एक एडजेक्टिव है जिसकी सही स्पेलिंग है SACRILEGIOUS, जिसका अर्थ होता है अपवित्रीकरण। बेसिकली ये किसी धार्मिक स्थल की जो पवित्रता है उसको भंग करने के लिए, उसको अपवित्र करने के लिए सैक्रिलीजियस का यूज़ किया जाता है। सो करेक्ट स्पेलिंग जो रहेगी वो दी हुई है आपके ऑप्शन सेकंड में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इन द गिवन क्वेश्चन फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर, चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंगली। आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसको चार पार्ट में बांटा हुआ है और आपको ये बताना है कि किस वाले पार्ट में एरर है। यू कैन ड्रिंक, आप पी सकते हैं चॉकलेट मिल्क, आइदर हॉट इन द विंटर और कोल्ड इन द समर। इसको बोलते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है ऑट, जिसका मतलब होता है फैशनेबल या फिर हाई क्लास, जिसकी क्लास हाई हो, उच्च वर्ग से संबंधित जो हो वो होता है ऑट।
तो अब आप खुद सोचिए कि यू कैन ड्रिंक, आप पी सकते हैं चॉकलेट मिल्क, आप चॉकलेट मिल्क पी सकते हैं आइदर हॉट इन विंटर और कोल्ड इन समर। देखिए या तो गर्मियों में ठंडा या फिर सर्दियों में गर्म। यहाँ पर इस हॉट जो आप अगर प्रोनाउंस करते हैं जो कि होता है हॉट, अगर इसके स्थान पर आप हॉट का यूज़ करते हैं तब ये सेंस बनाता है, क्योंकि यहाँ पर समर में ठंडा पीने की बात हो रही है चॉकलेट मिल्क को और सर्दियों में गर्म पीने की बात हो रही है। तो जो एरर रहने वाली है वो रहेगी ऑप्शन सी में, पार्ट थर्ड में एरर रहने वाली है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें एक ब्लैंक पोर्शन दिया है, उसके अगेंस्ट 4 ऑप्शन दिए हैं। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले दे से दैट अ न्यू बेबी, लोग कहते हैं या वे कहते हैं कि एक नया बच्चा इज डैश एवरी 5 मिनट, हर 5 मिनट में एक बच्चा डैश होता है। क्या होता है? बॉर्न, बॉर्न, बोर या फिर बॉर्न। चारों का मीनिंग देख लेते हैं। देखिए बियर होता है सहन करना, उसकी सेकंड फॉर्म है बोर और थर्ड फॉर्म है बॉर्न, BORNE। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ई का यूज़ किया हुआ है। वहीं इस बियर का स्पेलिंग और इस बियर की स्पेलिंग सेम है, जिसका अर्थ होता है सहन करना, और जबकि इस बियर का अर्थ होता है जन्म देना, जिसकी सेकंड फॉर्म बोर है और थर्ड फॉर्म बॉर्न है। इस बॉर्न में और इस बॉर्न में अंतर समझ चुके होंगे आप। अगर ई यूज़ हुआ है तो उसका अर्थ है सहन करना, और ये वाला बॉर्न है इसका अर्थ है जन्म देना। वहीं अगर हम बॉर्न की बात करते हैं तो ए स्मॉल स्ट्रीम, स्ट्रीम होता है धारा, तो एक छोटी धारा होती है बॉर्न। अब वापस से आते हैं सेंटेंस की तरफ। दे से दैट अ न्यू बेबी इज डैश। अगर हम लोग मान के चलें कि यहाँ पर इस बॉन्ड का अर्थ, इस बॉन्ड का यूज़ सही होगा, तो क्या इसका अर्थ निकलता है कि लोग कहते हैं कि प्रत्येक 5 मिनट में एक नया बच्चा पैदा होता है। यहाँ पर अगर हम इस बॉन्ड का यूज़ करते हैं तो लोग कहते हैं कि हर 5 मिनट में एक नया बच्चा सहन होता है। वहीं अगर हम इसको मान करके चलते हैं जो कि है सेकंड फॉर्म, तो ये गलत हो जाएगा। इसका यूज़ इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, क्योंकि ये एक पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में तो हम इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये पैसिव वॉइस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। तो ऑप्शन 3 तो वैसे ही गलत हो जाएगा। वहीं अगर हम फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं तो वो भी गलत होगा, क्योंकि बच्चे और स्मॉल स्ट्रीम का कोई आपस में संबंध नहीं बनता है, तो ऑप्शन 4 भी गलत है। तो आप खुद समझिए कि ए या बी में से कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा यूज़ करने के लिए। सो ऑप्शन ए इज़ द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। चूज फ्रॉम द ऑप्शंस द करेक्ट सिनोनिम। सिनोनिम बताना है। सिनोनिम होता है सिमिलर वर्ड ऑफ द गिवन वर्ड। एक्सपीडियंसी एक वर्ड दिया हुआ है, इसके सिमिलर आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा वर्ड इसके सिमिलर है। चारों के मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहले एक्सपीडियंसी होता है सुविधा, उसके बाद एक्सपेंस होता है खर्च, थर्ड है कन्वीनियंस सुविधा, डिसएडवांटेज होता है हानि, और एल्ट्रुइज्म होता है परोपकारिता या फिर बेनेवलेंस। अब आप समझ ही गए होंगे कि इसमें से जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको एंटोनिम बताना है। वर्ड दिया हुआ है डिम्योर, उसके अगेंस्ट आपको एंटोनिम बताना है। ऑप्शन है हम्बल, दूसरा है शाई, तीसरा है एरोगेंट या फिर चौथा है कॉय। चारों के मीनिंग देख लेते हैं। डिम्योर का अर्थ होता है शर्मीली या फिर शांत, या फिर अगर हम इंग्लिश में बात करें तो शाई, क्वाइट या फिर पोलाइट, ये इसके अर्थ हो जाते हैं। वहीं हम्बल की हम बात करते हैं तो विनम्र है, शाई शर्मीला होता है, एरोगेंट होता है घमंडी, और कॉय होता है विनीत। तो अब आप खुद सोचिए
डिम्योर जिसका अर्थ एक होता है शर्मीली, उसका अपोजिट क्या होना चाहिए इन चारों जो वर्ड्स दिए हैं इनमें से? जो ऑप्शन सी रहने वाला है जिसका अर्थ है घमंडी, एरोगेंट, वो इसका एंटोनिम रहेगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेल्समैन वाज डैश ट्रेवलिंग अप एंड डाउन द कंट्री। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, यूज टू, गॉट यूज टू, यूज और यूजेज। देखिए वाज के साथ में यूज और यूजेज का यूज बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हम या तो वाज के साथ में अगर पैसिव वॉइस है तो थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, अगर एक्टिव वॉइस है तो वाज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करेंगे। तो अब बचते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। सबसे पहले हम यूज टू का मतलब देख लेते हैं। यूज टू का अर्थ होता है किसी की आदत को दर्शाने के लिए अथवा जो काम भूतकाल में या फिर पास्ट टाइम में नियमित होता था उसको दर्शाने के लिए, कि आई यूज टू गो टू द टेम्पल, मैं मंदिर जाया करता था, या आई यूज टू गो टू द स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था। ये मेरी आदत थी मंदिर जाने की, या ये पास्ट में होता था काम के मैं स्कूल जाता था, अब मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। जैसे कि ही यूज टू गो टू हिज ऑफिस बाय कार, इसका मतलब है कि वो अपने ऑफिस कार से जाया करता था। वहीं अगर एक और यूज टू की हम बात करें तो इसका एक और अर्थ हो जाता है एडजेक्टिव के तौर पर, जो कि विशेषता बताता है। ही इज़ यूज टू गेटिंग अप अर्ली। और ध्यान दीजिएगा इस यूज टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का मतलब जिरंड का यूज़ किया जाता है। भले ही आप यहाँ पर टू कर रहे हो, आपने पढ़ा है कि टू के साथ में इन्फिनेटिव का यूज़ होता है, लेकिन कुछ एक फ्रेजेस ऐसे हैं जैसे कि यूज टू, कस्टम्स टू, ये इनके साथ में इनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ किया जाता है। तो अब वापस से आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो जो सेल्समैन है वो कंट्री में यहाँ से वहाँ अप एंड डाउन हो जाता है, इधर से उधर, ऊपर नीचे, यहाँ से वहाँ ट्रैवलिंग करने का आदी था। तो आदी की सेंस में यूज़ होगा यूज टू का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक ही वर्ड दिया हुआ है, उसको अलग अलग तरीके से इन्होंने बना करके आपके सामने प्रस्तुत किया है, चार तरीके से। उनमें से कोई एक तरीका बिल्कुल ठीक है। वर्ड है उसको देख लेते हैं उसकी सही स्पेलिंग क्या है और उसकी मीनिंग क्या है। प्यूरिटेनिकल, जिसका अर्थ होता है वेरी स्ट्रिक्ट एटीट्यूड टूवर्ड्स सेल्फ इंडल्जेंस, या फिर अगर हिंदी में बात करें तो हो जाता है सख्त, बहुत ज़्यादा सख्त एटीट्यूड, किसी मतलब खुद को संयमित रखने की तरफ बहुत ज़्यादा सख्त एटीट्यूड को बोला जाता है प्यूरिटेनिकल। तो जो सही स्पेलिंग रहने वाली है वो रहेगी, आपका ऑप्शन ए है PURITANICAL। प्यूरिटेनिकल की स्पेलिंग ऑप्शन ए में सही दी हुई है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब इडियम। हिट द नेल ऑन द हेड। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। गो टू बेड, बिस्तर पर जाना, डू और से समथिंग एग्जैक्टली राइट, करना या कहना कुछ बहुत सही बात या बहुत सही काम। सी है सीरीज ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि समस्याओं की एक छड़ी या समस्याओं की श्रृंखला लगी हुई है। और डी है समवन हु लैक्स इंटेलिजेंस, यानी कि जिसमें बुद्धि की कमी हो। सबसे पहले देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। हिट द नेल ऑन द हेड होता है टू डू और से समथिंग दैट इज एग्जैक्टली राइट, करना या कहना ऐसा कुछ जो कि बिल्कुल उपयुक्त हो, बिल्कुल सही हो, उसको उसके लिए यूज़ किया जाता है हिट द नेल ऑन द हेड। तो आप खुद सोचिए, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द थीव्स आर इक्विप्ड विद डैश कीज टू द सेफ। जो थीव्स थे, यानी कि जो चोर थे, थीफ का प्लूरल होता है थीव्स, वर इक्विप्ड विद, इक्विप के साथ विद का यूज़ प्रीपोजिशन होती है, इक्विप्ड का होता है सुसज्जित होना, या उनके पास थे, क्या थे, डैश कीज टू द सेफ, जो सेफ की डैश कीज थी। अब देखना है उसमें क्या यूज़ होगा,
डुप्लिसिटी, डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट या फिर डुप्लीकेसी, चारों में क्या अंतर है सबसे पहले वो देख लेते हैं। देखो, डुप्लिसिटी होता है दुरंगापन, ये बेसिकली जिनका कभी कुछ रंग होता है कभी कुछ रंग होता है उनके लिए यूज़ किया जाता है डुप्लिसिटी। डुप्लीकेट होता है किसी वस्तु की सही नकल बना लेना। जो कीज़ होती हैं, चाबियाँ होती हैं, उनके लिए डुप्लीकेट कीज़ का ही आप लोग यूज़ करते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में भी, और उसका मतलब भी यही होता है कि किसी असली वस्तु की, ओरिजिनल चीज़ की कॉपी बना लेना, नकल बना लेना डुप्लीकेट होता है। तो आप खुद सोचिए कि इसमें जो सही आंसर रहेगा वो डुप्लीकेट्स या फिर डुप्लीकेट में से रहेगा, और डुप्लीकेट्स का यूज़ यहाँ पर ठीक नहीं है, डुप्लीकेट का ही ठीक है यूज़। सो सी आंसर रहने वाला है, क्योंकि ये ही अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। जहाँ अप्रोप्रिएट की बात आ जाती है वहाँ हो सकता है आपको कि कोई ऑप्शन और ठीक भी लग रहा हो, लेकिन आपको वहाँ पर 19-20 का भी अगर अंतर है तो उसमें भी आपको जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है या फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट है सभी ऑप्शन में से, उसी का चुनाव करना होता है। सो सी ऑप्शन इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। नेक्स्ट है, एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ईच ऑफ दीज 3 रोड्स लीड टू द रेलवे स्टेशन, और साथ में दिया है नो एरर। तो सेंटेंस है कि ईच ऑफ दीज 3 roads lead to the railway station। देखिए, अगर हम बात करते हैं ऑप्शन थर्ड की, टू द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से पहले द का यूज़ हुआ है, सही है। बाकी मैं आपको एक सीधा सीधा सा नियम बता देता हूँ कि दीज 3 रोड्स प्लूरल है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं ईच, तो ईच ऑफ दीज 3 रोड्स यानी कि इन तीनों सड़कों में से प्रत्येक की जहाँ बात हो जा रही है तो सब्जेक्ट हो जा रहा है सिंगुलर। लेकिन यहाँ पर जो लीड वर्ब है वो है प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से, जबकि ये लीड्स होना चाहिए था, या फिर इसकी सेकंड फॉर्म होती है लीड, लेड, लेड। तो या तो यहाँ पर लीड्स होना चाहिए था या फिर लेड होना चाहिए था, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल नहीं है, तो आप यहाँ पर लीड का यूज़ नहीं कर सकते। तो एरर जो रहने वाली है वो रहने वाली है ऑप्शन सेकंड में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, चूज नो इम्प्रूवमेंट। ये इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस से रिलेटेड या फिर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। आई कॉलिंग हर ऑफिस एट 4 o'clock यस्टरडे आफ्टरनून। उसके अगेंस्ट आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, वर कॉलिंग, कॉल्ड, कॉल, नो इम्प्रूवमेंट। देखिए, ध्यान दीजिए, आई के साथ में सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, तो ये तो गलत हो जाता है। इसका मतलब है कि सेंटेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है। सो ऑप्शन 4 आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अब बात हो रही है कि मैंने उसके ऑफिस में कॉल किया एट 4 o'clock, 4 बजे, वो भी कब, कल दोपहर के बाद। तो यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, तो आई कॉल तब होता जब ये प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात हो रही होती। तो अब चूंकि ये पास्ट की बात हो रही है तो आई वर कॉलिंग और आई कॉल्ड में से जो अप्रोप्रिएट या फिर बेस्ट सूटेड जो ऑप्शन रहने वाला है वो रहेगा आई कॉल्ड। मैंने किया, मैं कर रहा था नहीं होगा, मैंने किया। कब किया, कल 4 बजे, कल दोपहर के बाद 4 बजे मैंने उसके ऑफिस में कॉल किया था। इस तरीके से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ए डीजल कार इज यूजुअली मोर डैश देन अ पेट्रोल वन। तो जो एक डीजल की कार है वो सामान्यतः मोर है क्या, एक पेट्रोल कार के मुकाबले ज़्यादा है। अब वो क्या है वो देखना है, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक्स या फिर इकोनॉमीज़। चारों के मतलब देख लेते हैं। देखो, इकोनॉमिकल होता है किफ़ायती या फिर जो ज़्यादा एवरेज दे, इकोनॉमी होता है अर्थव्यवस्था
इकोनॉमिक्स होता है अर्थशास्त्र और वहीं इकोनॉमीज़ होता है अर्थव्यवस्थाएं। इकोनॉमी का प्लूरल होता है इकोनॉमीज़। तो आप खुद सोचिए कि दो पेट्रोल और डीजल कार की तुलना हो रही है, तो वहाँ पर किफ़ायत की बात होगी, उनके एवरेज की बात होगी। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइंड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यू कैन चेक इन ऑनलाइन बट यू हैव टू डू इट एटलीस्ट 4 hours बिफोर योर फ्लाइट। इसमें आपको बिफोर को अंडरलाइन किया हुआ है और आपको बताना है कि ये प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है या फिर नाउन है। अब हमने पढ़ा है कि बिफोर एक प्रीपोजिशन होता है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट टेंस। अब आपको जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से देखना है कि कौन सा अप्रोप्रिएट टेंस आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। दे डैश स्टे इन द होटल नेक्स्ट टू आवर्स। जो हमारे से अगला वाला या जो हमारे से बगल वाला होटल था वो उसमें स्टे। दे हैव स्टेइंग। देखिए हैव के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ नहीं होता है। क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है हैव के साथ। वाज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ तो होता है, लेकिन दे के साथ में आप वाज का यूज़ नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। और वही बात आती है ऑप्शन थर्ड की, दे के साथ वर का यूज़ कर सकते हैं और स्टे के साथ में आईएनजी का यूज़ भी होगा वर के साथ में, तो ये ठीक हो सकता है। लेकिन फिर भी हम लोग ऑप्शन 4 देखेंगे। हैड के साथ में स्टेइंग का यूज़ हुआ है जो कि गलत हो जाता है, तो ऑप्शन सी सही रहने वाला है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको ये देखना है कि सबसे पहले तो जो सेंटेंस दिया हुआ है वो अगर एक्टिव में है तो उसको पैसिव बनाना है और अगर पैसिव में है तो वो एक्टिव बनाना है। आइए सेंटेंस देखते हैं। द बुक बेकिंग डिलाइट्स वाज पब्लिश्ड बाय पेंगुइन रैंडम हाउस। तो जो बुक है बेकिंग डिलाइट्स वो पब्लिश की गई थी, प्रकाशित की गई थी पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा। ये पब्लिकेशन हाउस का नाम है और इसके द्वारा ये बुक जो जिसका नाम है बेकिंग डिलाइट्स उसको प्रकाशित किया गया था। आप बताइए कि ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है? क्लियर है कि यहाँ पर वाज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है, साथ में बाय भी दिया हुआ है, तो ये पैसिव वॉइस में है। अब आपको इसको एक्टिव वॉइस में करना है। आप खुद सोचिए कि वाज पब्लिश्ड, वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किसका पैसिव वॉइस होती है? अगर हम लोग इसका एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो ये होता है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब हम लोगों को देखना है कि किस क्वेश्चन में इन्होंने, किस ऑप्शन में इन्होंने वर्ब की सेकंड फॉर्म, ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है। सो फर्स्ट ऑप्शन में इन्होंने हैड का यूज़ किया है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वैसे पब्लिश की सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों ही सिमिलर होती हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने हैड का यूज़ भी किया है जो कि गलत हो जाता है। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन में हैज़ का यूज़ किया है, वो भी गलत हो जाता है। फिर थर्ड है द बुक बेकिंग डिलाइट्स पब्लिश्ड पेंगुइन रैंडम हाउस। तो जो बुक है बेकिंग डिलाइट उसने जो पेंगुइन रैंडम हाउस को पब्लिश किया नहीं। ये ध्यान देने वाली बात है ऑप्शन थर्ड और फोर्थ में कि बुक ने पब्लिश नहीं किया है रैंडम हाउस को, बल्कि पेंगुइन रैंडम हाउस ने बुक पब्लिश की है। तो ऑप्शन डी सही रहने वाला है। वन 168 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट, ध्यान दीजिएगा, बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। क्या है? टू किल द फैटेड काफ, टू मर्डर समबडी, टू डिफीट अ स्ट्रॉन्ग कंपटीटर, टू सेलिब्रेट और टू विन अ लॉटरी। सबसे पहले टू किल द फैटेड काफ का मतलब देख लेते हैं।
इसका मतलब हो जाता है टू सेलिब्रेट एंड टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू वेलकम अ पर्सन। मान के चलिए आपके यहाँ गांव में, आपके घर में कोई एक मेहमान आया है, कोई एक आपके रिश्तेदार आए हैं, तो उनके स्वागत में हर एक चीज़, ऐसी कुछ चीज़ करना, सेलिब्रेट करना, या फिर जो इसका आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन सी, टू सेलिब्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट फॉर्म्स अ मीनिंगफुल कंप्लीट सेंटेंस। ये एक जंबल सेंटेंस है, एक सेंटेंस को तितर बितर किया हुआ है, उसको आपको देखना है कि सही इसका जो पैटर्न है वो कौन सा रहने वाला है। सबसे पहले अगर हम मान करके चलते हैं कि एंड वी डिसाइडेड, और उसके बाद में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अगर हम मान करके चलते हैं कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, तो क्या मीनिंग बनता है इसका? एंड वी डिसाइडेड प्लेइंग अप, डिसाइडेड के बाद में सीधा प्लेइंग अप नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। दूसरा हम देखते हैं कि सबसे पहले आएगा थर्ड, अनन्या केम ओवर, फिर उसके बाद फर्स्ट एंड वी डिसाइडेड, अनन्या आई और हमने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया? ऑप्शन 5, टू यूज़ माई कार, कि मेरी कार यूज़ की जाए, बिकॉज हर्ष वाज प्लेइंग अप। अब देखते हैं ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड में कहता है कि सबसे पहले आना चाहिए थर्ड पोर्शन, अनन्या केम ओवर, फिर आना चाहिए ऑप्शन पोर्शन फर्स्ट, एंड वी डिसाइडेड, फिर आना चाहिए ऑप्शन 5, टू यूज़ माई कार, फिर है ऑप्शन 4, बिकॉज हर्ष वाज, फिर है ऑप्शन सेकंड, प्लेइंग अप। प्ले अप का अर्थ होता है मिसबिहेव या बिहेव बैडली, या फिर ठीक से काम न करना। इसका अर्थ देखते हैं, अनन्या आई और हमने डिसाइड किया टू यूज़ माई कार, मेरी कार को यूज़ करने का डिसाइड किया, क्योंकि उसकी कार, हर्ष का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा उसकी कार, वाज प्लेइंग अप, वाज मिसबिहेविंग बैडली। तो यही बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, करेक्ट सीक्वेंस है। ये जो पांचों ऑप्शंस हैं, इनको कंप्लीट सेंटेंस में बनाने का यही है सही तरीका। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपके पास समय कम ही होता है, तो आप चाहें तो अगर समय है ऑप्शन सी और डी भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया है तब आपको, ऐसा मेरा आपके लिए सलाह है कि इसको आप एग्जामिन ना करें, उससे अननेसेसरी आपका समय ही वेस्ट होगा। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट। चूज़ फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस द बेस्ट एंटोनिम फॉर कंडेम। कंडेम का एंटोनिम बताना है। सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। कंडेम होता है निंदा करना, फिर डिनाउंस होता है आरोप लगाना या फिर निंदा करना, पार्डन होता है क्षमा करना, कन्विक्ट होता है दोषी ठहराना, और क्रिटिसाइज होता है आलोचना करना। देखिए, आपको निंदा करने का विलोम शब्द एंटोनिम बताना है, उल्टा विपरीत जो मीनिंग में हो वो बताना है। तो आप खुद सोचिए कि निंदा करने का जो एंटोनिम रहने वाला है वो रहेगा पार्डन। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि बाकी जो ऑप्शंस हैं, चाहे तो वो डिनाउंस हो, चाहे वो कन्विक्ट हो, चाहे क्रिटिसाइज हो, वो तीनों ही सिमिलर मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, कंडेम के जैसा ही। सो पार्डन, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरर बतानी है। ए फायर हैज़ ब्रोक आउट एट अ डिसयूज्ड होटल ऑन द सी फ्रंट। सबसे पहले आप ये समझिए कि ब्रेकआउट होता है फैलना या फिर चलन से बाहर होना, और ब्रेक की जो सेकंड फॉर्म है वो ब्रेक, और थर्ड है ब्रोकन। अब हमने पढ़ा है कि हैज़ के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर यूज़ हुआ है ब्रोक का, जो कि है गलत। तो इसके अलावा आपको आगे पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। ऑप्शन
बी में ही आपके एरर रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिनोनिम बताना है एक्सटेसी का। मीनिंग देख लेते हैं। एक्सटेसी होता है उत्साह, डिलाइट भी उत्साह होता है, एगोनी होता है पीड़ा, डेस्पेयर होता है निराशा, टोरमेंट होता है कष्ट। तो ये तीनों तो नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। तो डिलाइट इसका किसका, एक्सटेसी का सिनोनिम रहने वाला है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर बताना है आपको इंट्रेपिड का सिनोनिम। मीनिंग है इंट्रेपिड का निडर। वहीं अगर टिमिड की बात करते हैं तो होता है डरपोक। वैलिएंट की होता है निर्भीक। माउजी होता है चूहे के जैसा। और कावर्ड होता है डरपोक। तो आप खुद सोचिए कि निडर का जो सिनोनिम रहने वाला है वो रहेगा निर्भीक, या फिर जिसको डर ना लगता हो। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है स्पेंडथ्रिफ्ट का आपको एंटोनिम बताना है। स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब होता है अतिव्ययी, या फिर जो हद से ज़्यादा पैसे खर्च करता हो। एक्स्ट्रावेगेंट होता है फिजूल खर्च करने वाला। स्पेंडर होता है पैसा खर्च करने वाला। स्टिंगी होता है कंजूस। और वेस्ट्रल होता है खर्चीला। तो फिजूल खर्च, पैसा खर्च करने वाला, खर्चीला और अतिव्ययी, ये चारों के मीनिंग सिमिलर हैं। और जबकि कंजूस का मतलब, स्टिंगी का मतलब बिल्कुल इसके अपोजिट है। तो स्टिंगी ही इसका एंटोनिम रहने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी यूज्ड एज बोथ ए नाउन एंड अ वर्ब। यानी कि इन चारों में से कौन सा वो वर्ड है जिसको कि आप नाउन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं और वर्ब के। देखिए, प्रिज्यूम एक वर्ब होती है जिसका अर्थ होता है मान लेना, या फिर टू सपोज। परमिट होता है किसी चीज़ की परमिशन देना या फिर अनुमति पत्र। इसको आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वर्ब के तौर पर परमिट होता है, और नाउन, परमिट एक नाउन भी होता है। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। यू कैन अप्रिशिएट, पहला है यू आर नॉट परमिटेड। यहाँ पर ये वर्ब के तौर पर यूज़ हुआ है। टू लीव द स्टेशन, आपको जो स्टेशन है उसको छोड़ने की अनुमति नहीं है। और यहाँ पर वर्क परमिट की बात हो रही है जो कि एक नाउन है। यानी कि यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे निवेदन है कि अप्लाई करें आप एक नए वर्क परमिट के लिए, जिसका मतलब होता है अनुमति पत्र। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। वहीं अगर हम प्रेस्टीज की बात करते हैं तो प्रेस्टीज हो जाता है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा होता है कि समाज में आप लोगों को, आपको लोग कितनी इज्जत देते हैं। वहीं अगर हम प्रेशर की बात करते हैं तो इसके दो मतलब हो जाते हैं। एक तो है कि समवन हुज वर्क इज़ टू आयरन द क्लोथ्स, यानी कि इस्त्री करने वाला। या फिर दूसरा हो जाता है ए प्रेस कॉन्फ्रेंस। सो हमारा जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन बी, क्योंकि हमने डिस्कस किया प्रिज्यूम भी एक वर्ब है, प्रेस्टीज एक नाउन है, और प्रेशर भी एक नाउन है। लेकिन परमिट एक ऐसा वर्ड है जिसको आप वर्ब और नाउन दोनों के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन डैश द नेशंस, जो राष्ट्र की डैश हैज़ मेड 2 and even 3 कार फैमिलीज द नॉर्म। नॉर्म होता है स्टैंडर्ड या फिर मानक। तो जो राष्ट्र की क्या है, पॉवर्टी, डर्थ, अफ्लुएंस, क्राइसिस। पहले तो मीनिंग देख लेते हैं चारों के। पॉवर्टी होता है गरीबी, डर्थ होता है कमी, वो भी गरीबी या अपर्याप्त, स्कैरसिटी जिसको बोला जाता है। अफ्लुएंस होता है समृद्धि, पॉजिटिव यानी कि भरमार। क्राइसिस होता है कठिनाई का, मुश्किल का समय। ये तीनों नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, जबकि ये है पॉजिटिव मीनिंग। तो आप खुद सोचिए कि जो राष्ट्र की गरीबी, कमी या फिर परेशानी का समय जो है, उसने 2 या फिर इससे भी ज़्यादा 3 कार फैमिलीज़ का अर्थ होता है कि एक परिवार में कितनी कार हैं। सामान्यतः 1 कार फैमिली होता है, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके परिवार में
2 3 या फिर मल्टीपल कार फैमिलीज भी हो सकती हैं। तो अगर कोई व्यक्ति या कोई परिवार 2 या 3 कार फैमिलीज में अफोर्ड कर पा रहा है तो यानी कि वो समृद्ध है, और उसमें नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं होना चाहिए, यानी कि राष्ट्र समृद्ध है तभी वहाँ के लोग ये सब अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रिमेनिंग 24 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।